हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है वाटर। तो हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर का कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और वाटर हमें हमारे अर्थ पे कितने अमाउंट में मिलता है, और तो उसी के बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, वाटर के यूजेज वगैरह जो भी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी बुक से रिलेटेड जितने भी वीडियोज आपको मिल जाएं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी चैप्टर्स को समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहां जाके सारे चैप्टर एक साथ वॉच कर सकते हो और उनके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी यही कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, वाटर, आज इस चैप्टर में हम वाटर के जितने भी वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हम सारी यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखो कि हमारा जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट एक तरह से वाटर से कवर्ड है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं 75%, 3/4 इतना ही होता है, तो पूरा वाटर से कवर्ड है। वाटर इज फाउंड इन द पडल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ठीक है। वाटर इन सभी जगहों पर एक तरह से मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एंड इन ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। तो यानी ग्लेशियर की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में ये हमारे मिलता है, और ग्राउंड वाटर जो होता है, ठीक है, तो वो ग्राउंड में मिलता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि हमारे जो एयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें भी वाटर वेपर की फॉर्म में ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर होता है हमारा तीनों फॉर्म यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलता है। आगे देखो, हाउएवर वी स्टिल हियर टू बी शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि हमने सबने सुना है पानी के शॉर्टेज के बारे में कि भी पानी की कमी, ठीक है। हम देखते हैं इंडिया में हम रहते हैं तो मोस्टली जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर पानी की हम शॉर्टेज को देखते हैं। दिस इज़ मेनली बिकॉज, तो ऐसा क्यों होता है। अब सोचो कि हमारे अर्थ का जो ये है अर्थ हमारे, तो अर्थ में हमारे कम से कम इतना पार्ट पूरा पानी से है फिर भी हम पानी की शॉर्टेज देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो 97.4% जो वाटर है, ठीक है, हमारे पास जितना भी वाटर है उसका 97% जो पार्ट होता है ना, वो सीज और ओशंस में होता है, ठीक है। और सीज और ओशंस में आपको पता है, ठीक है, कि सैलिन वाटर होता है, यानी कि खारा पानी होता है, वो हमारे यूजेबल नहीं होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो ए लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फ्रोजन इन द ग्लेशियर, और जो भी हमारे पास बचता है, कितना बचा, 97.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 100 में से, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, तो 2.6 के करीब हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। इसमें से भी ज़्यादातर जो पार्ट है वो एक तरह से ग्लेशियर्स में फ्रीज है। और अगर देखो ओनली 0.01% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल फॉर आवर, ठीक है, कंजप्शन, यानी हमारे यूज के लिए 0.01% वाटर जो है एक तरह से अवेलेबल है, ठीक है। आगे देखो, वाटर इज नॉट इवनली स्प्रेड ऑन द अर्थ, वाटर इज नॉट इवनली स्प्रेड इन द अर्थ, देयर मे बी फ्लड्स और सम पैलेसेस आर कम्प्लीटली लीक ऑफ द रेन, यानी कि हमारे इंडिया में कुछ पैलेसेस हैं ऐसे जहाँ पर एक तरह से बारिश की कमी है, तो बारिश की कमी है तो वहाँ पर पानी की भी ऑब्वियसली कमी होगी, ठीक है। आगे देखो, ग्राउंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि हमारे इंडिया में ग्राउंड वाटर को ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं और ये एक फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, ठीक है। हाउएवर ह्यूमंस हैव इंटरफेयर्ड विद द नेचुरल रिन्यूएबल प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, यानी ग्राउंड वाटर को हम नेचुरल जो रिन्यूएबल प्रोसेस है उसके द्वारा हम टेक आउट कर लेते हैं, और एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल, और इससे क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है वो एक तरह से उसका लेवल डाउन पोजीशन में चला जाता है, ठीक है, इन सिटीज़ एंड टाउन्स कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन पोजीशन, ठीक है।
सिंपल सी बात है कि ज़मीन में पानी है तो आप इसको ज़्यादा यूज करोगे तो उसका जो वाटर जो लेवल होता है उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है, और वो एक तरह से डाउन पोजीशन पे जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं पानी के शॉर्टेज के। आगे देखो, पॉल्यूशन ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, pollution of the source of water such as rivers, lakes, groundwaters has resulted in, ठीक है, deterioration of the quality of the water available to us, यानी कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर सोर्सेज में जो वाटर है जैसे रिवर्स है, लेक्स है, जो भी है वाटर बॉडीज, उनमें जो पानी है वो पॉल्यूटेड है और पॉल्यूटेड होने के कारण भी हमें पानी की एक तरह से शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। आगे हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। सस्टेन मीन्स होता है व्यतीत करना या फिर जीना, यानी कि लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें पानी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो वो हम पढ़ते हैं। तो देखो, वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, ए पर्सन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई यानी कि कोई भी पर्सन जो है पानी के बिना नहीं रह सकते हम। बट देखो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम खाने के फूड के बगैर रह सकते हैं बट पानी के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। लाइफ कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन फ्यू डेज, यानी कि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारी जो लाइफ है 1-2 दिन के अलावा नहीं रहेगी। द बॉडीज ऑफ द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव large amount of water, several life process in humans and animals such as digestion of the food, absorption of the nutrition। तो ये भी जो भी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, इन सब में पानी का ही यूज होता है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी बॉडी है उसका भी 70% पार्ट वाटर ही होता है, बाकी 30% में हमारी बाकी के मसल्स, बोन्स वगैरह, ठीक है, जो भी होती है। तो इन सभी वर्क के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, और वेस्ट जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आउट करने के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो अभी जो मैं बता रहा था वो बात नीचे भी आ गई कि अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, वी टेक इन वाटर थ्रू फूड, यानी कि हम पानी को किस प्रकार अपनी बॉडी में लेते हैं, फूड के थ्रू, ड्रिंक एंड लॉस करते हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, पानी का लॉस होता है यूरिन के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में, और एक्सल्ड एयर, यानी कि जो भी हम एयर को बाहर निकालते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इन सभी कामों में पानी एक तरह से हमारा लॉस होता है पानी का, ठीक है। आगे देखो, वाटर आल्सो हेल्प इन द कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी मेंटेन रखता है, ठीक है। इन हॉट वेदर वी ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, यानी कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो हमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दिस मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, इससे क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। वाटर दैट एवोपरेट फॉर्म ऑफ सरफेस ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, यानी कि हमारी बॉडी में से जो पानी है स्वेटिंग के फॉर्म में क्या होता है, एवोपरेट होता है, ठीक है, पसीना आता है हम सबको, यस, ठीक है। और प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्लांट्स के लिए वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, यानी कि विदाउट वाटर के तो प्लांट जर्मिनेट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट इज सीड्स के जर्मिनेशन के लिए प्लांट एक तरह से वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आगे देखो, देयर ग्रोथ एज वेल एज इट आल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर सॉइल, फिर सॉइल से जो न्यूट्रिशन को होता है उसको भी एक तरह से प्लांट्स में ऊपर तक पहुंचाने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड प्लांट्स यूज वाटर अलॉन्ग विथ CO2 फॉर्म ऑफ एयर, यानी कि जब प्लांट CO2 को टेक करते हैं तो भी वो वाटर को एक तरह से टेक करते हैं, क्योंकि CO2 में भी वाटर की प्रेजेंस होती है। आगे देखो, टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू ऑलरेडी नो दैट द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते हो, ठीक है। प्लांट्स जो अपना फूड एक तरह से तैयार करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, जिसमें CO2, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 सब्सटेंस एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बगैर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन फूड, यानी कि हम जो फूड टेक करते हैं उसमें पानी का परसेंटेज कितना होता है। तो देखो, ड्राई सीरियल्स जो होते हैं 3 से 4% उनमें वाटर होता है। एग्स अगर हम टेक करते हैं तो उसमें 73% वाटर होता है। पोटैटो अगर हम खाते हैं तो उसमें 78% वाटर होता है। अगर हम मिल्क टेक करते हैं तो उसमें 88% वाटर होता है। अगर हम टमाटो टेक करते हैं तो उसमें 90% वाटर होता है। और अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स टेक करते हैं तो उसमें भी 90% वाटर होता है, ठीक है, 5% छोड़ के। कुकुम्बर में 95% वाटर होता है।
तो कहने का मतलब जो भी हम चीज़ें खाते हैं उनमें वाटर की क्वांटिटी होती है और इससे हमारे बॉडी में वाटर की क्वांटिटी बढ़ती है एक तरह से। आगे देखो, द सॉइल थ्रू देयर रूट्स आवर फूड कंटेंट्स ए लोट्स ऑफ वाटर, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है ऊपर, ठीक है, कि हम जो भी फूड टेक करते हैं उसमें काफ़ी सारा अमाउंट में वाटर होता है। आगे देखो, बिसाइड बीइंग एसेंशियल फॉर आवर लाइफ वाटर इज यूजफुल टू मैनी अदर वेज। आगे देखो, इट इज़ एसेंशियल फॉर कुकिंग, वेस्ट और एंड वॉशिंग, बिल्कुल सही है, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग करने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू बी डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बड़े बड़े डैम्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से वाटर से बनाई जाती है, ठीक है। अब कैसे बनाई जाती है ये सब आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। आगे देखो, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज टू इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पर्पस, यानी कि पानी का ज़्यादा यूज जो होता है वो हमारे सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर्स में, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। आपको पता है इंडिया में जो एग्रीकल्चर्स का वर्क ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज का भी एक तरह से लेवल ज़्यादा है, तो उनमें पानी का बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है। नेक्स्ट है, वाटर इज आल्सो यूज्ड इन मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के मीडियम में पानी का यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नदियों में शिप्स वगैरह या फिर बोट्स वगैरह, ठीक है, चलती है, तो वाटर एक मीडियम भी हो जाता है ट्रांसपोर्ट का। वाटर इज आल्सो द होम ऑफ द सर्वल प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज लैंड, ठीक है, यानी कि पानी जो होता है लैंड के कंपैरिजन में जल्दी ही एक तरह से कूल और हॉट नहीं होता है, ठीक है, मतलब लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी कूल होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हॉट होता है, लेकिन पानी उससे कम होता है। आगे देखो, दिस हेल्प्स टू कंट्रोल इन टेम्परेचर, इससे क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, एंड एनेबल एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कूलिंग भी नहीं होती और वो नहीं होता इन वेरी हॉट एंड कंडीशंस। आगे हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ वाटर कि पानी की स्टेट्स कितनी होती हैं, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ पानी जो होता है 3 स्टेट्स में मिलता है, ठीक है, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीनों में मिलता है, ठीक है। अब कैसे मिलता है वो आपको पता है कि पानी एक तरह से लिक्विड स्टेट में तो आप पीते ही हो उसको, ठीक है, ड्रिंक करते हो। अगर आप उस पानी को मान लीजिए फ्रीज कर दो, रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, तो उससे आपको पता है आइस बन जाती है, ठीक है। और अगर उस पानी को अगर आप मान लीजिए कुछ सनलाइट में रख दो या फिर जो भी है मतलब गर्म कर लो, तो वो पानी आपका वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आप देखते हैं, देखो, तो यानी कि पानी जो होता है हमारा वो तीनों ही फॉर्म में मिलता है। देखो, आइस सॉलिड है, और वाटर दैट यू ड्रिंक जो हम पीते हैं वो लिक्विड है, और स्टीम, ठीक है, स्टीम यानी भाप जो हम देखते हैं गैसेस स्टेट है, ठीक है। इन नेचर वाटर एक्सिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, स्नो एज हाई माउंटेन्स, यानी बर्फ़ के रूप में माउंटेन्स पे वाटर है, तो वो आपका सॉलिड है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज एक्सिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, कि ज़्यादातर जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, जैसे नदियों में है, लेक्स में है, सीज में, ओशंस में है, ठीक है। और गैसेस स्टेट में भी पानी रहता है, जैसे मैंने बताया था आपको एयर में भी पानी होता है, ठीक है, जो हवा होती है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। तो तीनों फॉर्म में हमारा जो पानी है मिलता है। अब हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक तरह से पानी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आइस सॉलिड है, बट आइस को अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर लिक्विड को हम, ठीक है, टेम्परेचर से गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाती है, तो वो हम कन्वर्जन यहाँ पे पढ़ते हैं। वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस, यानी कि अगर पानी को फ्रीज कर देंगे तो वो आइस की फॉर्म बन जाएगा, यानी कि सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपने देखा है, आइस ट्रे विद द वाटर कीप इट द फ्रीजर टू रेफ्रिजरेटर, यानी कि जैसे हम रेफ्रिजरेटर में आइस ट्रे में पानी को रखते हैं तो वो पानी है फ्रीज हो जाता है 2-3 घंटे में, और स्टेट उसकी चेंज हो जाती है, यानी कि वो पानी सॉलिड में पहुंच जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड करने के लिए आपको फ्रीजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही देखो, आइस मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर, और आइस अगर मेल्ट हो जाएगी तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आइस मेल्ट हो जाएगी तो पानी बन जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है, आगे पढ़ो, देखो, कीप ए फ्यू आइस क्यूब्स, यानी कि जो हमने फ्रीज की थी आइस क्यूब्स, उनको अगर हम प्लेट में निकालते हैं बाहर, ठीक है,
और फिर हम उनको देखते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के बाद में वो फिर से पानी बन जाती है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी इनसे जानते हो। तो ये मेल्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फ्रीज होने की प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, वाटर वेपर्स एवोपरेट टू फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर जो होती है एवोपरेट हो जाती है। ठीक है, अब आप कैसे जानोगे कैसे होती है, तो देखो, बाय डू वी वेट क्लोथ ऑन ए क्लोथ लाइन ड्राई अप सम टाइम्स आफ्टर। ठीक है, यानी कि गीले कपड़े जो होते हैं हम सुखाते हैं और कुछ देर के बाद वो सूख जाते हैं, यानी कि पानी उनसे गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी कहाँ गया, ठीक है, यानी कि वो पानी जो होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होके आउट हो जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है और ऊपर चला जाता है एक तरह से क्लाउड्स के फॉर्म में। तो इन सबसे हमने यहाँ पर ये जान लिया है कि पानी जो होता है तीनों ही फॉर्म में देखने को मिलता है और पानी की जो फॉर्म होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इन डायग्राम्स में ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो कपड़े सूख रहे हैं उनसे जो पानी है वो एक तरह से गैसेस फॉर्म में बन रहा है क्योंकि सनलाइट के कारण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका ट्री है वो भी एक तरह से वाटर का क्या करता है, एवोपरेशन करता है। हमारी जो लीव्स होती है, लीव्स में पानी प्रेजेंट होता है और ये भी एक तरह से पानी को आउट करती है। बट यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि ये वाली प्लेट में जो पानी रखा हुआ है वो सनलाइट में रखा हुआ है, बट ये वाली प्लेट में पानी है वो छाया में है। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स में से किसका पानी ज़्यादा पहले जल्दी एवोपरेट होगा, तो इसका पानी एवोपरेट होगा क्योंकि इस पर सनलाइट एक तरह से पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पानी को हम गर्म करेंगे अगर हम, तो वो गैसेस स्टेट में चेंज होगा, यानी कि वाटर वेपर में चेंज होता है। पानी जो पानी जो गैसेस स्टेट में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं, यानी कि पानी का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना एवोपरेशन होता है प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी प्रोसेस देख ली है। आगे देखो, थ्रो सम एवोपरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि जो एवोपरेशन प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर पे ही होती है। ए हॉट लिक्विड एवोपरेट फास्टर देन ए कोल्ड लिक्विड, यानी कि जो आपका हॉट लिक्विड है वो जल्दी एवोपरेट होता है कोल्ड लिक्विड के कंपैरिजन में। आगे देखो, वेट क्लॉथ्स बिकम ड्राई बिकॉज ऑफ वाटर इन द क्लॉथ्स स्लोली एवोपरेट, ये तो मैंने बताया दिया कि जो गीले कपड़े होते हैं उनका पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है और वो सूख जाते हैं। ठीक है, वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द सन देन इन द शेड, यानी कि सन में जो कपड़े हैं जल्दी सूखते हैं और शेड यानी कि छाया में कम मतलब जल्दी नहीं सूखते हैं। इसका रीज़न यही है कि सनलाइट के कारण जो है वाटर वेपर कन्वर्जन जल्दी होता है और शेड में जो है अगर हम छाया में सुखाते हैं तो जो हमारी हवा है, एयर है, उसमें उसके कारण जो कपड़े सूखते हैं उससे जो आपका एवोपरेट होता है वो एक तरह से धीरे होता है, मतलब स्लोली होता है कंपेरिजन टू सन। ठीक है, आगे देखो, रैपिड एवोपरेशन टेक प्लेस व्हेन ए लिक्विड स्टार्टिंग बॉयल, अगर बहुत ही जल्दी हमें एवोपरेट कराना है तो हमें उसको जो भी लिक्विड है उसको बॉयल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मिंग स्टीम, यानी स्टीम फॉर्म बनाने के लिए। हीट वाटर्स इन ए पैन टिल इट बॉइल्स, मतलब हमें हीट करना है वाटर को। ठीक है, लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम्स, यानी कि अगर हम उसको कुछ टाइम उसको बॉयल करेंगे देन वो वाटर वेपर यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, आगे है वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। ध्यान देना, अगर हम वाटर वेपर को मान लीजिए कंडेंसेस कर देते हैं तो वो पानी की फॉर्म में दोबारा बन जाता है, यानी कि आपका जो गैसेस फॉर्म है वाटर का उसको हम अगर पानी के फॉर्म में दोबारा बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, टेक वाटर इन ए बीकर, हमें बीकर में पानी लेना है और उसमें हमें कुछ फ्यू आइस क्यूब्स ऐड करनी है टू मेक द वाटर कोल्ड, पानी को कोल्ड बनाने के लिए। ठीक है, कीप इट फॉर समटाइम्स, इसको कुछ देर हमें टेबल पर रखना है एंड देन ऑब्जर्व, फिर ऑब्जर्व करना है हमें बीकर को। कैन यू सी टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बीकर, है ना। तो आप देखोगे, वैसे भी हम देखते हैं अगर हम मान लीजिए फ्रिज में से कोई भी पानी की बोतल को निकालते हैं और उसको बाहर टेबल पर रखते हैं तो आप देख सकते हो कि उस पानी की बोतल के आउटसाइड में यानी बाहर की तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है। ठीक है, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखो, इस हमने अंदर आइस क्यूब्स रखी है तो बाहर हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है। ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे, आप कोई भी बोतल फ्रिज में से बाहर निकाल के रखो थोड़ी देर तो आप खुद देखोगे।
ठीक है। अब ये ऐसा क्या है, मतलब क्या चीज़ है ये, इस चीज़ को समझो बच्चों। ठीक है, इस की जो वाटर वेपर होती है एयर में, ध्यान देना। हाँ, बाहर क्या है, बाहर पूरी एयर है, यानी कि इस एयर में जो भी वाटर वेपर होती है वो इस बर्तन के इस टच होके वो एक तरह से कूल होके और पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी गर्म मतलब हमारी एयर होती है, एयर में आपको पता है मैंने बताया था वाटर वेपर होता है, तो एयर जैसे इस बर्तन के टच करेगी तो वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और वाटर वेपर को अगर ठंडा करेंगे तो वो पानी में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में। आगे देखो, एज द एयर इज कॉन्टैक्ट विद द टम्बलर, यानी कि जो बर्तन है उसके साथ में जैसे एयर कॉन्टैक्ट करती है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द कंडेंसेशन टू फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि कंडेंसेशन से वो पानी के फॉर्म में बन जाती है। दस व्हेन द वाटर वेपर इज कूल्ड इट चेंज बैक टू वाटर, यानी कि वाटर वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो वो पूरी मतलब पानी में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। आगे देखो, होल्ड ए कूल मेटल प्लेट अबव वाटर बॉइलिंग इन ए पैन, यानी कि अगर हम पानी को बॉईल करते हैं किसी पैन में और उसके ऊपर अगर हम ठंडी कोई भी प्लेट को रखते हैं, ठीक है, एज स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट, यानी कि जो भी स्टीम उस बॉइलिंग वाटर से आएगी वो उस पैन से उस प्लेट से, यानी कि जो कूल प्लेट है उससे टकराएगी और टकरा के फिर से दोबारा पानी बन जाएगी। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, जब हम कुछ सब्जी वगैरह बनाते हैं या फिर जो भी हम पानी को बॉईल करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक मिनट रुको, इस एक्टिविटी को देखो एक बार, कि हम इस बर्तन में कुछ पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक तरह से वाटर वेपर बाहर निकल रही है, ठीक है, तो और ये हमने एक प्लेट है, कूल्ड प्लेट है, इसको हमने ऊपर रखा है, तो ये वाटर वेपर जैसे इससे टकराएगी, ठीक है, तो दोबारा पानी बन जाएगी, टकराने से क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। और ये टकराने की जो प्रोसेस होती है, इससे पानी बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर से वाटर की फॉर्म बनाना ही क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, देखो आइस आपका सॉलिड है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो आपको मेल्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आइस को मेल्ट करते हो तो लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड को फिर से आप अगर फ्रीज में रखते हो तो वो आइस बन जाती है। आगे देखो, वाटर वेपर को अगर हम स्टीम में चेंज करते हैं तो हमें एवोपरेट करना पड़ेगा, और स्टीम को अगर दोबारा हम अगर वाटर वेपर में चेंज करते हैं तो हमें अभी पड़ा है कंडेंसेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सब सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि सॉलिड से लिक्विड करने में कौन सा प्रोसेस किया जाता है, मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड करने में फ्रीजिंग। ठीक है, और फिर आपको वाटर वेपर यानी कि एक तरह से लिक्विड से आपको स्टीम में जाना है तो एवोपरेशन, और स्टीम से लिक्विड में आना है तो कंडेंसेशन। आगे हम पढ़ रहे हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो देखो वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर का एक तरह से हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, यानी कि वाटर का एवोपरेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है गैसेस फॉर्म में, और वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके वो क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर क्लाउड्स से दोबारा वापस नीचे आती है रेन के फॉर्म में। तो ये जो साइकिल है कंप्लीट होता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ए साइकिल इज समथिंग दैट ऑक्यूर्स रिपीटेडली इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, वाटर constantly moves from of earth to the air and back again. The constant circulation of water in the form of earth to be atmosphere and back to be earth, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाना और एटमॉस्फेयर से अर्थ पे जाना, ये जो साइकिल प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, द वाटर इन सी रिवर्स पॉन्ड्स, ठीक है, ये दिन के समय में सनलाइट से क्या होते हैं, एवोपरेट होते हैं। ठीक है, और एवोपरेट होते हैं तो ये
एवोपरेट होते हैं तो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके एक तरह से क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में सेट हो जाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था प्लांट्स भी कुछ अमाउंट में, जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो भी वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी कि जो लीव्स होती हैं उनके द्वारा वाटर ड्रॉपलेट्स को आउट करना या वाटर को एक तरह से वाटर की फॉर्म में बाहर करना एक तरह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। और इसका भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स में, उसको हम कभी और चर्चा करेंगे। आगे देखो, water vapor rises up and the air higher up in the atmosphere is cooler and then cool the water vapor and condenses to form of droplets, यानी कि droplets की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलती है तो क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जब बहुत सारी एक साथ मिलती है तो वो क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये क्लाउड्स धीरे धीरे एक तरह से बिकम बिगर, यानी कि बड़े होते जाते हैं, ठीक है। वैन जब ये बड़े हो जाते हैं दे बिकम द टू हैवी एंड दे फॉल ऑन द अर्थ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं जिससे कि ये फिर से जब हमारे अर्थ पर गिर जाते हैं, और इसको हम प्रिसिपिटेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और समटाइम्स व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड द वाटर ड्रॉप्स में फ्रीज एंड फॉल एज हेल टू बी स्नो। अगर ज़्यादा ठंडा होता है तो वाटर पेपर जो होती है वो एक तरह से स्नो के फॉर्म में हमारे इस अर्थ सरफेस पर गिरती है, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। नीचे एक डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं, तो मैं कुछ बताऊंगा। देखो, ये जो नीचे डायग्राम दे रखा है ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे दे रखा है। देखो एक लाइन ऐसे आपको दे रखी है, एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे लिख रहा है एवोपरेशन ऑफ ओशंस, यानी कि ओशन से ही हमारा, देखो यहाँ पे लिख रहा है ओशन का पानी एवोपरेट होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि प्रिसिपिकेशन, बरसात का जो पानी, बरसात की फॉर्म जो होती है उसको प्रिसिपिकेशन बोलते हैं, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ समझ गए। अब ये देखो, कंडेंसेशन टू क्लाउड फॉर्मेशन, यानी जैसे पानी ऊपर जाता है तो वो मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्लाउड्स के रूप में बन जाता है, ठीक है। और फिर प्रिसिपिकेशन होता है। फिर हम इसको समझते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। क्लाउड्स का जो मूवमेंट होता है, एयर के साथ में जो मूवमेंट होता है उससे प्रिसिपिकेशन प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम वेजेशन, वेजेशन मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स के द्वारा भी पानी का जो ट्रांसपिरेशन होता है ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये दिखाया गया है, ठीक है। और आगे इधर देखो, एवोपरेशन फ्रॉम सॉइल, यानी कि मिट्टी से भी पानी का एवोपरेट होता है, ठीक है। कुछ नदियाँ होती है, कुछ लेक्स होती है, या फिर कुछ हमारे पॉन्ड्स होते हैं, उनसे भी पानी ऊपर की तरफ एवोपरेट होता है, ठीक है। और आगे देखो, पर्कुलेशन थ्रू द सॉइल एंड पोर्स रॉक, यानी कि जो पानी प्रिसिपिकेशन के दोबारा ऊपर आता है, ठीक है, वो एक तरह से हमारी सॉइल के दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और नीचे जाके पानी हमारी जो है इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड वाटर हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है पानी का नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, तो इससे हम कहते हैं क्या, वाटर साइकिल, यानी कि पानी का कन्वर्जन। अगर देखो, रेन वाटर फॉल्स ऑन सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एंड रेन वाटर द फॉल्स ऑन द लैंड एंड फ्लोज द रिवर्स थ्रू द स्ट्रीम। सो टाइप शिप्स, यानी कुछ वाटर जो होता है वो लैंड वाटर के रूप में, बरसात के रूप में इकट्ठा होता है, और कुछ जो है सीप कर लिया जाता है पानी के अंदर, वो सॉरी मिट्टी के अंदर। सीप, शिप्स मीन्स एब्जॉर्ब ऑफ वाटर बाय सॉइल, ठीक है। और उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। आगे देखो, ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड, ठीक है। ग्राउंड वाटर को जो हम यूज कर लेते हैं पंप के द्वारा डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ठीक है। आगे देखो, इट इवेंचुअली गोज इनटू रिवर्स एंड फाइनली इनटू द सीज ऑन ओशंस, ठीक है। जो भी हमारा एक तरह से सरफेस वाटर होता है वो सी और ओशंस में ही मिलता है। सब रेन वाटर फ्रोजन, कुछ रेन वाटर जो होता है जो माउंटेन्स होता है और वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड इट मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर्स, और वो समर्स में मेल्ट होता है एंड फिर से वो रिवर्स में चला जाता है, ठीक है, या फिर सीज वगैरह में चला जाता है। आगे है द वाटर इन द ओशंस एंड सी एंड रिवर्स
लेक्स पॉन्ड्स एवोपरेट अगेन एंड दिस गोज द रिपीटिंग, मतलब फिर से ये ऊपर से नीचे आ गया, अब नीचे से एवोपरेट होकर ऊपर जाएगा, और इसी को ही जो हम क्या बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हमेशा होता रहता है। अब हम सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं, तो रेन वाटर आपका है ही है, मेन सोर्स जो होता है आपको पानी का वो रेन वाटर है। ठीक है, देखो बच्चों, जो रेन वाटर होता है तो जब वो हमारे अर्थ सरफेस पे गिरता है, ठीक है, तब वो एक तरह से कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, यानी कि पॉल्यूटेड हो जाता है। इससे पहले वो जम्स फ्री होता है। ठीक है, तो देखो इट आल्सो इम्प्योरिटीज, इट्स आल्सो कंटेन सम डिजॉल्व gases present in the air and such as CO2. In places where the air is polluted, it may be also contain harmful substance such as acids. ठीक है, इसमें कुछ एसिड्स सब्सटेंस वगैरह मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों ग्राउंड वाटर के बारे में। तो देखो ग्राउंड वाटर वही वाटर होता है जो कि रेन वाटर होता है, बट वो ग्राउंड में सीप होता है। देखो when rains fall, some of the it immediately evaporate back into the atmosphere. Some runs off the surface form of stream and rivers and some passes through the soil. यानी कि जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो होता है वो तो वापस एटमॉस्फेयर में ही चला जाता है एवोपरेट होके, बाकी का कुछ जो होता है वो सरफेस वाटर के फॉर्म में रिवर्स में स्टोर हो जाता है, स्ट्रीम में स्टोर हो जाता है, या फिर कुछ लेक्स में स्टोर हो जाता है, और पानी का कुछ पार्ट सॉइल के द्वारा सीप कर लिया जाता है। ठीक है, और वो हमारी मिट्टी में अंदर चला जाता है, जो कि नॉन पोरस रॉक्स के बेनिथ स्टोर हो जाता है। इस वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, अंडर वाटर बोलते हैं या फिर ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और द लेवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल को वाटर टेबल कहते हैं। आगे देखो द ग्राउंड वाटर में रन अलोंग द सरफेस ऑफ द नॉन पोरस रॉक्स, यानी कि जो हमारी सरफेस होती है अर्थ की, ठीक है, उसमें सीप होता है पानी, और नॉन पोरस रॉक्स में जाके एक तरह से इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसको हम वापस यूज कर सकते हैं। आगे देखो एंड कम आउट ऑफ सरफेस एट सम पैलेसेज, यानी कुछ जगह, ठीक है, वो सरफेस पे वापस आता है इन फॉर्म ऑफ द नेचुरल स्प्रिंग। ठीक है, आगे देखो ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एंड वेल्स। एज ग्राउंड वाटर पासिस थ्रू द सोइल, यानी कि गेट्स फिल्टर्ड, यानी कि जब ग्राउंड वाटर सोइल से पास होता है तो वो फिल्टर्ड हो जाता है, एंड बाय द सर्वल लेयर्स ऑफ सैंड, यानी कि मिट्टी की लेयर्स होती है उनके द्वारा फिल्टर हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी कि उसमें कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मीन्स ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि डिजॉल्व ना हो। ठीक है, जो डिजॉल्व ना हो उनको सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है वो हमारे अर्थ सरफेस पे ही रह जाती है, और बाकी का पानी नीचे चला जाता है। इट कंटेंस डिजॉल्व सॉल्ट, यानी कि इसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स जो होते हैं वो कंटेंस होते हैं। इट में कंटेंस जम्स, और इसमें जम्स भी कंटेंस होते हैं। बाकी की जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो ऊपर ही रह जाती है। ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डिगिंग वेल्स, यानी कि कुएं खोद के हम ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं, या सिंकिंग ट्यूबवेल्स, या फिर ट्यूबवेल्स से भी हम ग्राउंड वाटर को आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको मतलब यूज कर सकते हैं सेफली। ओके, अगर देखो ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर, अगर हम पानी का ज़्यादा यूज करेंगे, ग्राउंड वाटर का हम ज़्यादा यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो वाटर टेबल है वो चला जाएगा कहाँ, नीचे, यानी कि गो डाउन। तो सिटीज़ में और टाउन्स में ये ऐसा होता है, क्योंकि सिटी और टाउन्स में जो है ज़्यादातर हम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, और दिस इज ग्रेट कॉज ऑफ वरी, तो फिर हमें चिंता होने की ज़रूरत है। देखो ये आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये आपके ग्राउंड वाटर है, और नीचे ये आपके जो दिख रही है, नीचे जो रॉक्स दिख रही हैं आपको, इनको हम नॉन पोरस रॉक्स बोलते हैं। नॉन पोरस का मतलब है इसमें कोई भी एक तरह से आपका पोर्ज नहीं है, छिद्र नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको नॉन पोर्ज
रॉक्स कहते हैं, इनमें पानी सीप नहीं हो सकता, अंदर इनमें पानी नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर जो पानी है हमारा, इसको हम ये ग्राउंड वाटर कहते हैं, क्योंकि यही वो वाटर है जो कि रेंज के द्वारा, सॉइल के द्वारा सीप किया जाता है, यानी अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, ये आपके लेक हैं। ठीक है, कुछ लेक्स होती हैं जो कि एज ए मतलब ग्राउंड वाटर के तौर पे होती हैं। और ये आपका वाटर टेबल है, ये देखो। ठीक है, ये लेवल है पानी का, ऊपर आपने पानी का सोर्स लगा रखा है और यहाँ से आप डिग कर सकते हो पानी को। ठीक है, तो अगर ये लेवल घट जाएगा, मान लीजिए आपकी ट्यूबवेल यहाँ तक है और पानी का लेवल यहाँ पे पहुँच गया, तो फिर आपकी ट्यूबवेल में पानी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर लेवल डाउन पोजीशन पे चला जाएगा। आगे देखो, इनफैक्ट को भी हम पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो तुम ध्यान से इसको समझा करो। देखो, इंडस्ट्रीज यूज वाटर टू मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर आवर यूज, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें हमारे लिए कुछ ना कुछ बनता रहता है, और जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाती है उन सब में पानी का यूज होता है। ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड इंडस्ट्रीज यूज ऑफ 4 times ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द बर्ड्स एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि एक सर्वे किया गया था जिसमें बर्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके द्वारा जितना पानी का यूज किया जाता है उससे 4 गुना पानी सिर्फ इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे देखो, 30,000 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कार, यानी कार को बनाने के लिए 30,000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितने अमाउंट में एक तरह से इंडस्ट्रीज के द्वारा पानी का यूज होता है। एंड 45 लीटर्स टू मेक ए टन ऑफ स्टील, यानी कि 1 टन स्टील को बनाने में 45 लीटर्स पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्रीज आर द ट्राइंग टू डेवलप मेथड्स ऑफ यूजिंग लेस वाटर, यानी कि जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि ये कोशिश कर रही है कि पानी का कम से कम यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए मॉडर्न पेपर इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज लेस देन हाफ वाटर दैट वाज डिस्चार्जेड अर्लियर, यानी कि जो पेपर इंडस्ट्रीज हैं पहले की तुलना में एक तरह से हाफ अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ करती है। तो ऐसे जो सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द सरफेस, यानी जो बरसात का पानी जो कि सरफेस पे आता है। ठीक है, और वो हमारे कुछ लेक्स में, कुछ स्ट्रीम्स में, कुछ रिवर्स में जाके स्टोर हो जाता है। रिवर्स एंड लेक्स आल्सो गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स में जो मेल्ट्स, वो आइस क्यूब्स आइस होती है वो एक तरह से मेल्ट हो जाती है, जिससे कि पानी रिवर्स में आ जाता है। सरफेस वाटर कंटेंट डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी कि जो सरफेस वाटर होता है इसमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, इट मे आल्सो कंटेंट जम्स, और इसमें जम्स भी होते हैं, एंड आल्सो सीवेज फ्रॉम सिटीज एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड यूजली डिस्चार्जेड इनटू रिवर्स। तो इसमें कुछ सीवेज फ्रॉम सिटीज, यानी जो सिटीज़ से जो सीवेज का पानी आता है तो उससे भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि एक तरह से हमारे इस पानी में ऐड हो जाता है। एंड फैक्ट्री से जो भी आपका केमिकल्स या फिर जो भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, तो वो भी रिवर्स में ऐड हो जाता है, जिससे कि रिवर्स का पानी भी जो क्या हो जाता है, कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। दिस पॉल्यूटेड वाटर मेकिंग इट अनफिट, और फिर जो रिवर्स का पानी है वो एक तरह से ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट रहता है। मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू अस इन टाउन्स एंड सिटीज इज फ्रॉम रिवर, इट हैज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर द यूज ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि जो सिटी और टाउन्स में जो पानी की सप्लाई की जाती है रिवर्स के द्वारा, यानी कि नदी के पानी को जो सप्लाई किया जाता है उसको सप्लाई करने से पहले उसको क्लीन और एक तरह से जम्स फ्री करना पड़ता है। आगे देखो, सी वाटर, यानी कि जो समुद्र में पानी होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो ज़्यादा अमाउंट है पानी का वो समुद्र और सीज में या फिर ओशंस में रहता है, और उसमें डिजॉल्व होती है सॉल्ट्स, यानी कि वो पानी, सीज वाटर कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, यानी सीज वाटर जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है, और वो पानी जो होता है सैलिन होता है, यानी कि खारा पानी होता है, इसलिए वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फ़िट नहीं होता है। ठीक है, और ना वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए फ़िट होता है, ना इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए फ़िट होता है। तो इसलिए जो ओशंस का वाटर है, ठीक है, वो हमारी यूजेबल नहीं होता है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक फॉर्म है ड्राउट। तो देखो ड्राउट क्या होता है।
ड्राउट का मीन्स है लेक ऑफ वाटर, यानी कि अगर पानी की कमी होती है उस टाइम पे, ठीक है, ड्राउट हो जाता है जब एक लॉन्ग टाइम तक रेनफॉल सिस्टम ना हो। देखो, इन आवर कंट्री देर इज ए वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ में हमारे यहाँ पर बहुत कम पानी एक तरह से मतलब बारिश के फॉर्म में आता है। एंड दिस लीड्स टू बी ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, इससे पानी की कमी होती है। समर्स इज फॉलोड बाय द मानसून दैट ब्रिंग्स रेन, यानी समर्स में मानसून के द्वारा रेंस लाई जाती है। इंडिया में जितनी भी रेंस आती है मानसून के हिसाब से आती है। हाउएवर समटाइम्स रेन में फेल ड्यूरिंग द मानसून, यानी मानसून के कारण कुछ जो टाइम जो होता है रेन नहीं आती है कुछ एरियाज में। दिस कैन लीड टू बी सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर, इससे जो है पानी की कमी हो जाती है। वाटर इन दोज पार्ट्स रिवर्स एंड पॉन्ड्स ड्राई अप, और उस टाइम पे हमारे जितने भी रिवर्स है या फिर जो भी वाटर के सोर्सेज हैं, पॉन्ड्स हो, तालाब हो, जो भी है, कुएँ हों, सब एक तरह से क्या हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड द सॉइल बिकम्स ड्राई, और सॉइल जो होती है ड्राई बन जाती है, सूख जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो सॉइल एक तरह से सूख जाती है। और इससे पानी का एक तरह से हम लॉस कह सकते हैं, और इससे क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, मतलब फसलें नहीं उगेंगी। क्यों? क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो क्रॉप्स कैसे ग्रो होगी। सच एज कंडीशन, तो ऐसी जो कंडीशंस होती है उसको हम ड्राउट कहते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में सूखा कहते हैं, ठीक है। ड्राउट की कंडीशन में हम उसको अकाल कहते हैं कि भाई अकाल, ठीक है। और हमारे राजस्थान में तो ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है एक तरह से सिचुएशन। अगर देखो, इन आवर कंट्री सम पार्ट्स ऑफ स्टेट सच एज राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से ड्राउट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ बिकॉज द मानसून विंड्स लॉस्ट मोस्ट ऑफ द देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच देयर पैलेसेज, यानी कि जो मानसून की विंड्स होती है वो इन पैलेस पर आने से पहले ही एक तरह से उनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। सो देयरफॉर देयर इज ए लिटिल रेनफॉल, इससे यहाँ पर पानी की कमी होती है यहाँ पर, क्योंकि बरसात भी कम होती है। इवन व्हेन द मानसून इज नॉर्मल, और अगर मानसून नॉर्मल होता है तो भारी बारिश भी होती है। कहने का मतलब है कि जो मानसून होता है वो विंड्स होती है, और जब हवाएं इतनी दूर से चलकर आती हैं, सी कोस्टल एरिया से चल कर आती हैं, तो वो ड्राई अप हो जाती है, इससे कि उनका मॉइस्चर जो होता है कम पड़ जाता है, और यहाँ पर जो है अच्छे से रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। और इससे तो पानी का शॉर्टेज तो होगा ही। आगे देखो, शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राउट अफेक्ट ऑल ऑफ अस, यानी कि अगर पानी का शॉर्टेज होता है ड्राउट के टाइम पे हम सब अफेक्टेड होते हैं, वी आर आल्सो एंड एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ऑल ऑफ। एज क्रॉप्स ड्राई अप, फसलें सूख जाती है। पीपल प्रोस्ट अफेक्टेड, लोग भी अफेक्टेड होते हैं। फार्मर्स अफेक्टेड तो होते ही हैं। लैंड इज ड्राई अप, पूरा लैंड सूख जाता है। एंड द फर्टाइल टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे, और जो फर्टाइल जो टॉप सॉइल होती है वो विंड्स के द्वारा उड़ जाती है। दिस नोन एज सॉइल इरोजन, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड इट फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, इससे फार्मर्स की प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। एंड सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी टॉप सॉइल एक तरह से हवा के द्वारा उड़ जाती है। एंड द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, फिर ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फसलें कैसे पैदा होंगी। और फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, फॉलोज अफेक्टेड, ये सभी चीज़ें अफेक्टेड होती है। लाइव स्टॉक, यानी जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स वगैरह, ठीक है, हर चीज़ एक तरह से अफेक्टेड होती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें हमें सूखे को देखने को मिल रहा है। डाउट कंडीशन में कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि मिट्टी जो होती है, हमारी सॉइल जो होती है वो एक तरह से क्रैक हो जाती है, क्योंकि बिना पानी के नथिंग इज पॉसिबल। आगे देखो, शॉर्टेज ऑफ फॉडर, यानी कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए फॉडर यानी चारा जो होता है वो भी एक तरह से उसकी शॉर्टेज आ जाती है। एंड वाटर, दिस रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ मिल्क एंड मीट, ठीक है। अब पशुओं को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो मिल्क और मीट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सो इफ़ मानसून फेल फॉर सर्वल ईयर्स, अब देखो ध्यान से, अगर मानसून मतलब फेल हो जाता है, कुछ सालों के लिए हो जाता है, 1-2 साल के लिए हो जाता है, ठीक है, इट कैन लीड टू बी सर्व ड्राउट, तो उससे ड्राउट की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। पीपल में इवन
डाई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है, इनकी कमी से लोग मर भी जाते हैं। सच ए कंडीशन इज नॉन एज फेमाइन, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फेमाइन कहते हैं। पीपल में आल्सो डाई ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज, लोग जो होते हैं डिजीज के फैलने से भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ड्राउट की कंडीशन हो गई, और कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्लड्स के बारे में। तो देखो, ड्राउट्स और फ्लड्स एक तरह से अपोजिट है, क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर ड्राउट्स होता है, और जहाँ पर पानी की एक तरह से अमाउंट ज़्यादा होता है, लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फ्लड कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इंडिया में ऐसी कुछ स्टेट्स हैं, इंडिया के ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है मानसून मंथ्स में, एंड देयर इज सो मच वाटर इन द रिवर्स, और वहाँ की नदियाँ होती है उनमें पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मैनी ऑफ देम राइज अबव देयर बैंक्स, और उन मतलब पानी का लेवल उनमें एक तरह से अपर फ्लो हो जाता है, फ्लो इनटू द नियरली लैंड, तो पानी बाहर लैंड में फ्लो होने लगता है, सच एज, ठीक है, कोई भी सिटीज़ वगैरह में पानी पहुंच जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। यानी कि जब सारे सोर्सेज जो होते हैं वाटर के वो फिल हो जाते हैं, फिर भी पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है हैवी रेनफॉल के दौरान, तो फ्लड्स की कंडीशन पैदा होती है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग डैमेजिंग क्रॉप्स, यानी कि जो पानी का फ्लोएशन होता है, पानी जब मूवमेंट करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें कैपेसिटी होती है कि वो आपकी डैमेज कर देता है क्रॉप्स वगैरह को, रूट्स वगैरह टूट जाती हैं, हाउसेज गिर जाते हैं, ठीक है। क्रॉप्स दैट गेट कवर्ड विथ वाटर, ठीक है, और काफ़ी जो फसलें हैं पानी से बिल्कुल कवर्ड हो जाती है, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाती है। दिस लीड टू बी फूड शॉर्टेज, इससे भी एक तरह से फूड शॉर्टेज हो जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स है ये भी अफेक्टेड होती है, एंड वाटर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज आल्सो अफेक्टेड, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड हो जाती हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, तो इससे फूड की शॉर्टेज होने लगती है। ड्रिंकिंग वाटर की भी बहुत शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि जितना भी पानी होता है वो एक तरह से कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। शेल्टर आल्सो भी शॉर्टेज, एंड वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। वाटर लॉगिंग मतलब जगह जगह पानी एक तरह से लॉग हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है, ठीक है, बीच में। और इससे क्या होता है, देखो पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट सर्वल डेज कैन लीड टू बी आउटब्रेक ऑफ डिजीज सच एज कॉलेरा है, मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है। मतलब कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो जाएगा चारों तरफ एक तरह से, ठीक है, सीवेज वगैरह एक तरह से उनका पानी भी मिक्स हो जाता है इसमें, तो जिससे भारी भयंकर एक तरह से हम बोल सकते हैं एंड एंडेमिक स्टार्ट हो जाती है, कॉलेरा बीमारियां हो जाती है, एंड एनिमल्स में भी डाई, ठीक है, टू ड्रोविंग, हंगर, थर्स्ट एंड डिजीज। आगे है इन कोस्टल एरियाज। अब देखो ये जो सारी बातें हैं ना, कौन सी, फ्लड्स की, ये सब कोस्टल एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि कोस्टल एरियाज़ के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, और वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। हमारे इंडिया में मतलब जो ज़्यादातर जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज में आते हैं, जैसे जो समुद्रों के पास होते हैं, जैसे आपका मुंबई वाला देख लो एरिया, इधर आपका जो साउथ पार्ट है मोस्टली, वहाँ पर ये समस्या होती रहती है। नीचे दो पिक्चर आपको दिखा रखी है, ठीक है, ये आपके फ्लड की ही कंडीशन को शो कर रही है, ठीक है। यानी कि जब फ्लड होता है, साइक्लोन्स होता है, तो ठीक है, ये फ्लड है, पानी पानी देखने को मिलेगा चारों तरफ, सब चीज़ एकदम से सब बंद है, ये रोड से देखो आपका ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन वहाँ पर बन जाती है। ये आपका डैमेज ड्यू टू द साइक्लोन, यानी साइक्लोन जब आते हैं तो क्या क्या चीज़ें एक तरह से डैमेज हो जाती हैं, तो उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। विंड कॉज हाई वेव्स, यानी कि जो साइक्लोन होता है उससे हवाएं होती है बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चलती है, जिनको हम टीडल वेव भी कहते हैं, इन द सीज एंड देयर कॉज फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज, जिससे कोस्टल एरियाज में फ्लड की कंडीशन बन जाती है। इन आवर कंट्री देखो कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी, आंध्र प्रदेश है, आसाम, बिहार, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ठीक है, तमिलनाडु है, यानी कि वेस्ट बंगाल है, ये सभी जो है साउथ के ही एरियाज हैं, और यहाँ पर एक तरह से आपके फ्लड्स और साइक्लोन्स की कंडीशंस बनती रहती है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है, कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि पानी को कंजर्व करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर
कि प्रिवेंशन के लिए भी पानी को कंजर्व करना ज़रूरी है। पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो देखते हैं इसके कुछ तरीके। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स इट्स वाइज एंड केयरफुली यूज, यानी कि उसका केयरफुली यूज, इट मीन्स नॉट वेस्टिंग वाटर, पानी का वेस्ट ना करना, एंड आल्सो मेंटेन द इट्स क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना। सम वेज अलाउ विच वाटर कैन बी कंजर्व। देखो कुछ वेज नीचे दे रखे हैं जिनसे कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। पहला देखो, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, हमें कभी भी पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड रिसाइकिल वेयर पॉसिबल, और हमेशा उसको रिसाइकिल करना चाहिए जहाँ तक संभव हो, यानी कि हमें पानी को, वेस्ट वाटर को एक तरह से यूज ही करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, प्लांट ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस, दिस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, ठीक है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट्स करने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मिट्टी की बढ़े, एंड आपका जो अंडर वाटर होता है उसका भी लेवल एक तरह से बढ़ जाए, उनका वाटर टेबल बढ़ जाए। सेकंड है, रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन बाय द ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्रीज वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग दैम, यानी जो सीवेज होता है उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। WWTP होता है, सीवेज वाटर मतलब ट्रीटमेंट प्लांट, उसके द्वारा पानी को ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है, कंट्रोल फ्लडिंग एंड स्टोर वाटर फॉर यूज व्हेन रेन्स फेल्स बाय द बिल्डिंग डैम्स, यानी फ्लडिंग के दौरान, ठीक है, भी हमें पानी को स्टोर रखना चाहिए। हाउएवर बिग डैम्स हैव देयर ओवन प्रॉब्लम्स, दे डिस्टॉर्ड वाइल्ड लाइफ एंड डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम देयर होम्स, also accumulated of the silt in the storage of reservoir reduce their effectiveness with time, यानी कि फ्लड की जो कंडीशंस है इससे बचने के लिए हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि फ्लड की कंडीशन से बचा जा सके, पानी को स्टोर कर सके हम, और हमें ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट है, बाय रेनिंग हार्वेस्टिंग, यानी जो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी होता है, उसे भी हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द स्टोरिंग एट रेन वाटर फॉर द लेटर यूज, यानी कि हमें इसको बाद में यूज करने के लिए भी हम इस पानी को स्टोर कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर शिपिंग इन टू द ग्राउंड एंड द रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, ठीक है, यानी कि शिपिंग का जो प्रोसेस है एक तरह से घटता जा रहा है, क्योंकि पेड़ों को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक तरह से उनका डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड द बिल्डिंग्स चारों तरफ हम देखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर गाँवों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बट सिटीज़ में हम जहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोडों का, मतलब रोड्स वगैरह बन रही है, घर बन रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ओपन एरिया है बहुत ही कम देखने को मिलता है सिटीज़ में, जहाँ पर पानी को एक तरह से सीप कर सके, यानी कि मिट्टी पानी को एब्जॉर्व करती है, हम मानते हैं, लेकिन मिट्टी पर पानी तो आना चाहिए, मतलब मिट्टी ही दिखाई नहीं देती। चारों तरफ आप देखते हो, सिटीज़ में जाओ, सिटीज़ में हर तरफ रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, दुनिया भर की सारी चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि ओपन एरिया होगा तो ही तो मिट्टी पानी को पिएगी, रेन वाटर मिट्टी के ऊपर आएगा तो ही तो मिट्टी पानी को पिएगी, तो ऐसा एरिया हमें रखना चाहिए। आगे देखो, दीज हैव रिड्यूस द एरिया ओवर विच वाटर कैन सीप इनटू द सॉइल, यानी कि ऐसा मतलब एरिया होना चाहिए खुला हुआ जहाँ पर मिट्टी हो, ताकि वो मिट्टी पानी को सीप कर सके, और पानी को सीप करेंगी तो जो हमारा वाटर टेबल है बढ़ेगा, यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बढ़ेगा, एंड रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन इट स्ट्रक्चर फ्लोज इनटू द ड्रेन्स विच एम्पटी दैम इनटू द रिवर्स एंड लेक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय द फ्लोडिंग मैटर्स। तो इसलिए जो बरसात का पानी होता है उसको बचाना ज़रूरी है, ठीक है, उसको मतलब हमें इस प्रकार से यूज करना है ताकि वो एक तरह से हमारे यूजेबल फॉर्म में स्टोर रहे, ठीक है। अब देखो, पहला जो आप मेथड देख रहे हो वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो हमारे घर होता है उसकी जो छत होती है उसके पानी को हम किस प्रकार हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसको फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसका ही मेथड है। तो देखो, द वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज अलाउड टू फ्लो आइदर इनटू ए शॉर्टेज टैंक, यानी कि उसको नीचे हम एक टैंक बना के उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, एंड इसको हम हमारे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में यूज कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स को वाटरिंग करने में, ठीक है,
यानी कि पौधों को पानी दे सकते हैं और इसको अलाउ कर सकते हैं टू फ्लो डीप इनटू द पिट, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे एक गहरा गड्ढा खोद के हम उसमें भी इसको अलाउ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ज़मीन है उसके जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाए। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट है द रेन वाटर फ्लोइंग इनटू द रोड साइड ड्रेन्स इज अलाउड टू फ्लो इनटू द डीप पिट्स सो दैट एड्स टू बी ग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारा पानी है, बरसात का पानी जो रोड साइड में ड्रेन्स में, ठीक है, बहता रहता है, उसको भी हमें डीप पिट्स में डालना चाहिए ताकि ग्राउंड में वो पहुंच जाए नीचे और ग्राउंड वाटर की तरह एक तरह से स्टोर हो जाए, मतलब हमारे ग्राउंड में स्टोर हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखा है, ये आपका रूफ टॉप मेथड है, ठीक है, जिसमें पानी को हार्वेस्ट करने का तरीका बता रखा है। देखो ये आपके छत के ऊपर जो भी पानी गिरता है उसको एक पाइप के ज़रिए हमने नीचे एक गड्ढा खोद रखा है। देखो यहाँ पर दो मेथड है, एक तो हम उस पानी को टैंक में यूज कर सकते हैं, ठीक है, टैंक में वो पानी आएगा तो फ्यूचर यूज कर सकते हैं, नहाना धोना या फिर पौधों को पानी देना, ठीक है, ऐसे हम उसका यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा यूज नहीं करते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो हम उसको एक ऐसे पाइप से जोड़ सकते हैं। ये जो पाइप है, ठीक है, बहुत ही नीचे जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर हमारा जो नीचे का पानी है उसमें पहुंच जाता है ऊपर वाला पानी, और इससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, यानी कि पानी का लेवल हमारे बोर में या फिर आसपास बढ़ जाता है। तो ये दोनों सिस्टम है, ये तो स्टोरेज टैंक का सिस्टम है और ये कि रिचार्ज पिट है। तो ऐसे रिचार्ज पिट में हम पानी छोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने मेरे से जितना मेरे को बन पाया है मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, चैप्टर नंबर 1 टू लेके चैप्टर नंबर 15, ठीक है, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज और क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज सभी देख सकते हो। हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। मैंने अच्छे से उनको समझा रखा है, ठीक है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज देखने को मिल जाएँ। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।